वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्योरिटी फ्रॉम द अगस्त मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो आज हम सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से जुड़े कुछ बेहद अहम डेवलपमेंट्स पर गहराई से बात करेंगे। ये सभी पॉइंट्स विजन आईएएस के अगस्त महीने के मैगजीन से लिए गए हैं। और पहला मुद्दा जो काफ़ी चर्चा में रहा वो है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे पर इसकी घोषणा की थी। इसका सीधा मकसद है इल्लीगल इमिग्रेशन, मतलब जो अवैध अप्रवासन है, उस चुनौती से निपटना। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है ना कि ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स आखिर हैं कौन, मतलब किसे कहते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट। हाँ बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जो बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, मतलब बिना सही वीज़ा या पासपोर्ट के, छिपकर या गैर कानूनी तरीके से देश में घुस आते हैं। अच्छा, और भारत में इनकी संख्या को लेकर कोई अंदाजा है, कोई ऑफिशियल फिगर्स? देखिए, कोई एकदम सटीक सरकारी आंकड़ा मिलना मुश्किल है। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि ये लोग छिपकर आते हैं। लेकिन हाँ, 2016 में सरकार ने संसद में एक अनुमान बताया था कि भारत में करीब 20 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हो सकते हैं। 2 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है और इसके कई, आप कह सकते हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भारत में ये इल्लीगल इमिग्रेशन या इन्फिल्ट्रेशन, मतलब अवैध घुसपैठ होती क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे असल में कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, कोई एक वजह नहीं है। पहला तो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल मतलब हमारी सीमाओं की वजह से। हाँ बिल्कुल, हमारी सीमाएं, खासकर अगर आप बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ देखें तो काफी पोरस है, मतलब आसानी से पार की जा सकती है। कई जगह ये नदीय सीमाएं हैं, रिवराइन बॉर्डर्स हैं, और फिर घने जंगल, पहाड़ियाँ, ये सब घुसपैठ को आसान बना देते हैं। समझ गया। और इसके अलावा दूसरा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक। हमारे पड़ोसी देशों में, खासकर बांग्लादेश, नेपाल में गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों को भारत में बेहतर आर्थिक अवसर दिखते हैं, तो बेहतर जिंदगी की तलाश में भी लोग बॉर्डर पार कर जाते हैं। ये एक ह्यूमन डायमेंशन भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात भी सही है, इकोनॉमिक पुल फैक्टर है। बिल्कुल। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पर। इसमें देखिए, भ्रष्टाचार, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। कई बार ये बात सामने आई है कि पैसों के जोर पर या जान पहचान से नकली आईडीज, जाली दस्तावेज बनवाना आसान हो जाता है। ओह, या जिसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके भी आरोप लगते रहे। मतलब अवैध प्रवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिशें। ये तो गंभीर बात है। जी। फिर सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल कारण भी हैं, जैसे 1947 का पार्टीशन हुआ, फिर 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इन घटनाओं के बाद बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ, और क्योंकि हमारी संस्कृति, भाषा, रहन सहन काफ़ी मिलता जुलता है, खासकर पूर्वी सीमा पर, तो कई बार इन प्रवासियों की पहचान करना, उन्हें स्थानीय आबादी से अलग करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये कल्चरल सिमिलैरिटी वाली बात भी महत्वपूर्ण है। और आखिर में सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स तो हैं ही। आतंकवादी गुटों द्वारा घुसपैठ के लिए इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पाकिस्तान समर्थित ग्रुप्स। स्मगलिंग नेटवर्क्स, तस्करी करने वाले गिरोह भी इन रास्तों का फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब निगरानी तंत्र की भी अपनी सीमाएं हैं, जो इस समस्या को और बढ़ाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस समस्या को इतना जटिल बना देते हैं। बिल्कुल, ये मल्टी फैसेटेड इशू है। और इन जटिलताओं के कारण जाहिर है चिंताएं भी उतनी गंभीर होंगी। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात आती है ना? हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, आतंकवादी संगठन इन अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल भर्ती के लिए कर सकते हैं, उन्हें बहला फुसला कर अपने साथ मिला सकते हैं, जैसे रोहिंग्या समुदाय के संदर्भ में ऐसी आशंकाएं जताई गई थीं। अच्छा। रहता है ये सीधे तौर पर हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और समाज पर क्या असर पड़ता है? आपने कल्चरल सिमिलैरिटी की बात की थी। हाँ, दूसरी बड़ी चिंता डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और सोशल कोहेजन से जुड़ी है। खासकर जो बॉर्डर स्टेट्स है, जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, वहाँ अवैध अप्रवासन की वजह से जनसंख्या का स्वरूप, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल रहा है। इससे क्या होता है कि जो स्थानीय समुदाय हैं, उनमें अपनी पहचान, अपनी संस्कृति,
अपने संसाधनों को लेकर एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। जैसे असम में असमीज आइडेंटिटी को लेकर ये चिंता बहुत पुरानी और गहरी है, और ये स्थिति कभी-कभी एथनिक या रिलीजियस टेंशन्स यानी जातीय और धार्मिक तनाव का कारण भी बन सकती है। ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। और तीसरा पहलू है सोशियो इकोनॉमिक बर्डन्स का। मतलब अर्थव्यवस्था पर बोझ। हाँ, जब बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी आते हैं तो जो हमारी मौजूदा सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे हेल्थ केयर है, हाउसिंग है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, उन पर दबाव बढ़ता है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। सही बात है। लेबर मार्केट में भी असर दिखता है। अक्सर ये देखा जाता है कि अवैध प्रवासी बहुत कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इससे जो स्थानीय श्रमिक हैं उनके लिए अवसर कम हो सकते हैं और वेजेस पर भी नीचे की तरफ दबाव पड़ता है। इसके अलावा सरकारी जमीन, कृषि भूमि या फिर फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण की समस्या भी सामने आती है। तो ये समस्याएं तो वाकई काफी गंभीर हैं। नेशनल सिक्योरिटी, सोशल कोहीजन, इकोनॉमी, सब पर असर पड़ रहा है। तो सरकार ने इनसे निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं? कुछ इनिशिएटिव्स तो हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने समय समय पर कई कदम उठाए हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव और पॉलिसी मेजर्स की बात करें तो हमारे पास इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000 है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है। ये कानून अथॉरिटीज को इलीगल इमिग्रेंट्स का पता लगाने, उन्हें डिटेन करने और डिपोर्ट करने का अधिकार देते हैं। और वो एनआरसी का जिक्र आता है बार बार असम के संदर्भ में। हाँ, असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी को अपडेट करने का काम हुआ। उसका मुख्य मकसद ही अवैध प्रवासियों की पहचान करना था। हालांकि उस प्रक्रिया पर काफी विवाद भी हुए। और हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 लाया गया। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों, नॉन मुस्लिम्स को, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान करता है। हालांकि इसका अवैध अप्रवासन की मूल समस्या पर क्या असर होगा, ये देखना होगा। और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? वो फेंसिंग वगैरह? बॉर्डर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर्स पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने और फ्लड लाइटिंग का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि टेरेन की वजह से हर जगह फेंसिंग करना संभव नहीं है। हाँ, वो तो है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS। ये एक तरह का स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम है जिसमें रेडार्स, सेंसर्स, कैमरास, थर्मल इमेजर्स और ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है ताकि सीमा पर निगरानी 24/7 और ज्यादा प्रभावी हो सके। अच्छा, ये CIBMS। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर? इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स FTs का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, ये FTs क्या हैं? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय। इन्हें फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के तहत स्थापित किया गया है। इनका मुख्य काम ये तय करना है कि कोई व्यक्ति विदेशी है या भारतीय नागरिक, मतलब ये इलीगल इमिग्रेशन और नेशनैलिटी से जुड़े मामलों का निपटारा करते हैं। खासकर असम में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समझ गया। तो ये तो हुए वो प्रयास जो अब तक किए गए हैं, लेकिन अब ये जो नया हाई पावर डेमोग्राफी मिशन है, इसके संदर्भ में आगे की राह क्या होनी चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? किन चीजों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, तो सोल्यूशन भी मल्टी प्रोंग्ड होना चाहिए। मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड को और मजबूत करना होगा। हमारी जो विभिन्न एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, राज्य पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, इनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जरूरी है। एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड की बात होती है, उसे और प्रभावी बनाना होगा। और बॉर्डर्स पर, खासकर नदी वाले इलाकों में? हाँ, बॉर्डर मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने की जरूरत है। नदिया सीमाएं, रिवरीन बॉर्डर्स एक बड़ी चुनौती है। वहां पर शायद हमें स्पेशलाइज्ड फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट BOPs की जरूरत है और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAV से सर्वेलेंस बढ़ाना होगा। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। एक सुझाव मैंने सुना है नेशनल रिफ्यूजी लॉ बनाने का। क्या आपको लगता है इसकी जरूरत है? भारत तो रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु है।
देखिए, भारत 1951 के यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन या उसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। हमारे पास अभी तक कोई डेडिकेटेड नेशनल रेफ्यूजी लॉ भी नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अभी हम केस बाय केस बेसिस पर एड हॉक तरीके से निपटते हैं। एक नेशनल रिफ्यूजी लॉ होने से क्या होगा कि हम कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से जेन्युइन रिफ्यूजीज, मतलब वो लोग जो वाकई उत्पीड़न के डर से भागकर आए हैं, और इलीगल इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो सिर्फ बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में आए हैं, के बीच अंतर कर पाएंगे। अच्छा, इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, कानूनी और मानवीय हो सकती है। ये भारत के हित में भी होगा और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुरूप भी। ये तो जरूरी लगता है। और क्या किया जा सकता है? हमें पड़ोसी देशों के साथ फॉर्मल बायलैटरल रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट्स करने पर जोर देना होगा। रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट्स मतलब वापस भेजने के समझौते? हाँ, ये समझौते एक कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे जिसके तहत हम अवैध रूप से रह रहे उनके नागरिकों की पहचान करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से उनके देश वापस भेज सकें। बिना समझौते की ये प्रक्रिया बहुत जटिल और धीमी होती है। और कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग? हाँ, यूएनएचआरसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एंगेजमेंट जरूरी है, खासकर शरणार्थियों के मामलों में। इसके अलावा देश के सभी नागरिकों के लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स (NIDs) को तेजी से जारी करना और उनका यूनिवर्सल कवरेज सुनिश्चित करना जरूरी है। बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल। पकड़े गए अवैध प्रवासियों या शरणार्थियों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना बहुत कारगर हो सकता है। इससे उनकी पहचान करना और मूवमेंट ट्रैक करना आसान होगा। तो कुल मिलाकर ये हाई पावर डेमोग्राफी मिशन एक सही दिशा में कदम है, लेकिन इसकी सफलता बहुत कुछ जमीनी कार्रवाई पर निर्भर करेगी। बिल्कुल, निष्कर्ष के तौर पर यही कह सकते हैं कि ये मिशन टाइमली है, लेकिन इसकी सक्सेस के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनानी होगी। मजबूत सीमा सुरक्षा, तेज और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाएं जैसे FTs द्वारा, पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी प्रत्यावर्तन समझौते, एक स्पष्ट शरणार्थी नीति और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान प्रणाली, ये सब मिलके ही इस जटिल चुनौती का सामना कर सकते हैं। चलिए, सीमाओं की सुरक्षा और प्रबंधन के बाद अब देश की आंतरिक रक्षा क्षमताओं की बात करते हैं। ये भी सुरक्षा का एक अहम पहलू है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती हिस्सेदारी। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के हालिया आंकड़े बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बढ़कर रिकॉर्ड 23% तक पहुंच गया है और ये लगातार तीसरा साल है जब ये हिस्सा बढ़ा है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव लगता है। हाँ, ये वाकई एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा किए गए कई बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स हैं। अच्छा, क्या वजहें हैं इस बढ़ोतरी के पीछे? देखिए, कई कारण हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद का बनाया जाना और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी DMA का गठन, ये बहुत बड़े कदम थे। इनसे क्या फर्क पड़ा? इनसे तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल, सिनर्जी और इंटीग्रेशन बढ़ाए, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड हुई है और स्वदेशी उपकरणों यानी इंडिजिनस इक्विपमेंट की खरीद पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। ठीक है, और पॉलिसी लेवल पर क्या बदलाव हुए? पॉलिसी और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ने प्राइवेट सेक्टर के लिए असल में दरवाजे खोले हैं। सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020। इसमें बाय इंडियन IDDM इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। IDDM? हाँ, IDDM मतलब ऐसे उपकरण जो भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए हों। DAP 2020 ने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दिया है, जिससे भारतीय कंपनियों और खासकर प्राइवेट कंपनियों के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना आसान हो गया है। और FDI को लेकर भी कुछ हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? जी हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI पॉलिसी को भी काफी लिबरलाइज किया गया है। 2020 में बदलाव किए गए थे। अब ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% तक और गवर्नमेंट रूट के जरिए 100% तक FDI की अनुमति है डिफेंस सेक्टर में। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ग्लोबल डिफेंस कंपनीज को भारत में निवेश करने और भारतीय फर्मों के साथ मिलकर काम करने में आसानी हुई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी संभव हुआ है। इसका एक बड़ा उदाहरण है टाटा और एयरबस का समझौता, जिसके तहत भारत में
C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का एक अहम उदाहरण है। और वो कुछ लिस्ट्स की बात होती है, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स। हाँ, बिल्कुल। ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स PILs एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने कई ऐसी लिस्ट्स जारी की हैं जिनमें अब तक 5,500 से ज्यादा आइटम्स शामिल हैं। इन लिस्ट्स में क्या होता है? इन लिस्ट्स में शामिल आइटम्स के आयात पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मतलब सेनाओं को ये वस्तुएं अब अनिवार्य रूप से घरेलू स्रोतों से ही खरीदनी होंगी। इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हैं, को एक अश्योर्ड मार्केट, एक सुनिश्चित बाजार मिल गया है। उन्हें पता है कि अगर वो ये चीजें बनाएंगे तो सरकार खरीदेगी। ये तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा इंसेंटिव है। बिल्कुल। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का तो जिक्र करना ही होगा। इसके तहत SRIJAN पोर्टल जैसे मंच बनाए गए हैं जो स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हैं, इंडस्ट्री और आर्म्ड फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। इन सब के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा भी तो चाहिए होगा। सरकार ने इस दिशा में क्या किया है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग क्रूशियल है। सरकार ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। इन कॉरिडोर्स का क्या मकसद है? इन कॉरिडोर्स में सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, साथ ही इंसेंटिव्स और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां, ताकि डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनियां, खासकर प्राइवेट कंपनियां, वहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सके। और बजट में क्या डिफेंस बजट में प्राथमिकता दी जा रही है? हाँ, बजटरी प्रायोरिटाइजेशन भी साफ दिखती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने मॉडर्नाइजेशन बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 75%, जो कि करीब 1.11 लाख करोड़ बनता है, सिर्फ भारतीय कंपनियों से खरीद के लिए अलग रखा है। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि सरकार आत्मनिर्भरता को लेकर कितनी सीरियस है। इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या इस पर भी ध्यान दिया गया है? बिल्कुल। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF। ये IDEX क्या करता है? IDEX खासकर स्टार्टअप्स और MSMEs को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स और सपोर्ट देता है। उन्हें डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने में मदद करता है। और हाल ही में ADT, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX स्कीम भी लॉन्च की गई है, जो AI, ड्रोन्स, क्वांटम सिस्टम्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के विकास पर फोकस कर रही है। अच्छा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब काम करने में आसानी? हाँ, उसके लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे डिफेंस लाइसेंसेस की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। कई डिफेंस आइटम्स को लाइसेंसिंग की ज़रूरत से बाहर कर दिया गया है, डी-लाइसेंस्ड, और एक्सपोर्ट अप्रूवल्स के लिए एक डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है। इन सब से प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आना और काम करना पहले से आसान हुआ है। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका महत्व क्या है? Why is indigenous defense production so significant? और उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसके कई आयाम हैं और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हाँ, मतलब रणनीतिक स्वायत्तता। हाँ, जब हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण खुद बनाते हैं तो हम बाहरी देशों या आपूर्तिकर्ताओं पर कम निर्भर होते हैं। सोचिए, अगर कोई संघर्ष या तनाव की स्थिति पैदा हो जाए और हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हों, तो वो देश सप्लाई रोक सकते हैं या शर्तें लगा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। आत्मनिर्भर होने से ये रिस्क कम हो जाता है, हमारी सप्लाई चेन ज्यादा सिक्योर होती है। दूसरा फायदा है ऑपरेशनल रेडीनेस का। वो कैसे? जब हम खुद इक्विपमेंट बनाते हैं तो हम अपनी सेनाओं की ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें तेज़ी से अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जो उभरते हुए खतरे हैं उनके हिसाब से हम अपने सिस्टम्स को अडेप्ट कर सकते हैं। विदेशी इक्विपमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ये बात भी सही है। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से? टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। जब हम खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उसमें किसी हिडन वल्नरेबिलिटी जैसे कोई बैकडोर या स्पाईवेयर होने का खतरा कम होता है। विदेशी सिस्टम्स में ये रिस्क हो सकता है। और एक और बात होती है, पॉजिटिव स्पिलओवर्स।
डिफेंस सेक्टर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित होती है उसका अक्सर सिविलियन सेक्टर्स मतलब आम नागरिकों के काम आने वाले क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनका फायदा पूरी इकोनॉमी को मिलता है। अच्छा, और क्या फायदे? डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर में भी इसका रोल है। जब भारत हथियार और रक्षा उपकरण दूसरे देशों को निर्यात करेगा, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को, तो हमारा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। हम एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर उभरेंगे। और आर्थिक फायदे तो होंगे ही। हाँ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो जाहिर है। जब हम खुद बनाएंगे तो आयात कम होगा, हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और सबसे बड़ी बात, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार पैदा होगा, जॉब क्रिएशन, स्किल्ड जॉब्स पैदा होंगी। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, हर लिहाज से ये जरूरी लगता है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? फायदे तो हैं, पर क्या इसमें कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस भी हैं? जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, फायदे गिनाना आसान है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। हमें जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम में अभी भी कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे कि पहली चुनौती क्या है? पहला है प्रोडक्शन लैग, मतलब उत्पादन में देरी। हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो सरकारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या प्राइवेट कंपनियां, अभी भी कई मामलों में डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा करने में संघर्ष करती हैं, या फिर निर्यात के जो लक्ष्य सरकार ने रखे हैं उनसे हम काफी पीछे हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, हाल के उदाहरण है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL मलेशिया को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हार गई। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE फिलीपींस में एक बड़े युद्धपोत का टेंडर हार गई। ये दिखाता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और कंपेटिटिवनेस में अभी सुधार की गुंजाइश है। और इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या दिक्कतें हैं? इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस भी कम नहीं है। हम आज भी कई क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स जैसे स्पेशल एलॉयज, कॉम्पोजिट्स और हाईटेक कंपोनेंट्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सेंसर्स के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। मतलब पुर्जों के लिए अभी भी हम बाहर देखते हैं। काफी हद तक हाँ, खासकर जो बहुत एडवांस्ड कंपोनेंट्स होते हैं। हमारी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी सीमित है। मान लीजिए अचानक मांग बढ़ जाए तो क्या हम तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? स्केलेबिलिटी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जब हम ज़रूरी पुर्जों या पूरे सिस्टम के लिए आयात पर निर्भर होते हैं तो हम सप्लाई चेन डिसरप्शंस के प्रति बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन संघर्ष हुआ तो S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में देरी हुई क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स रूस से आने थे। हाँ, ये तो हुआ था। तो ये निर्भरता कम करना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी की मोर्चे पर क्या हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी खुद बना पा रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं। देखिए, विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, वो अक्सर पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में हिचकती हैं। खासकर जो उनकी सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है वो आसानी से शेयर नहीं करना चाहती हैं। वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। तो फिर मेक इन इंडिया का क्या मतलब रह जाता है? मेक इन इंडिया होता है मतलब असेंबली या लाइसेंस्ड प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी है वो कई बार हमें नहीं मिलती। इससे हमारा अपना इनोवेशन और R&D बाधित होता है। साथ ही जो इमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर, हाइपरसोनिक, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इनमें हमारी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेप्थ, हमारी महारत अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फंडिंग का भी इशू रहता है क्या? डिफेंस बजट को लेकर अक्सर बात होती है। हाँ, फंडिंग गैप्स एक पेरेनियल इशू है। डिफेंस बजट GDP के प्रतिशत के रूप में अभी भी उस 3% बेंचमार्क से नीचे हैं जिसकी मांग अक्सर एक्सपर्ट्स करते हैं। और जो बजट है भी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा तो पर्सनल कॉस्ट्स यानी सैलरीज और पेंशन्स में चला जाता है। तो फिर मॉडर्नाइजेशन और R&D के लिए पैसा कम बचता है। हाँ, मॉडर्नाइजेशन और खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए सीमित फंड बचता है। R&D में निवेश बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर हमें वाकई आत्मनिर्भर बनना है। और विदेशी तकनीक पर निर्भरता मेक इन इंडिया के बावजूद? सच तो यही है कि मेक इन इंडिया पर इतने जोर के बावजूद हम आज भी सबसे एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के लिए US, फ्रांस, रशिया या इजराइल जैसे वैश्विक भागीदारों पर निर्भर हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, सबमरीन्स हों या एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स।
पूरी तरह आत्मनिर्भरता अभी दूर है। तो ये चुनौतियां तो काफी गंभीर हैं। प्रोडक्शन लैग, इंपोर्ट डिपेंडेंस, टेक्नोलॉजी गैप, फंडिंग इश्यूज। इनको देखते हुए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कैसे बने हम डिफेंस में ट्रूली आत्मनिर्भर? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही फोकस्ड और सस्टेन्ड रणनीति की जरूरत है। कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इंडिजिनस R&D को प्रायोरिटाइज करना होगा और उसमें निवेश को दाव बढ़ाना होगा। लक्ष्य होना चाहिए कि डिफेंस R&D पर खर्च को GDP के कम से कम 2% तक ले जाया जाए। अभी ये शायद 0.7-0.8% के आसपास है। हमें इनोवेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, TOT का क्या? हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बजाय एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा। मतलब सिर्फ तकनीक लेना नहीं, उसे समझना, आत्मसात करना और फिर उस पर और बेहतर बनाना। इसके लिए हमें फॉरेन OEMs के साथ ऐसे जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा देना चाहिए जिनमें सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन ना हो, बल्कि जेन्युइन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग शामिल हो, बराबरी की साझेदारी हो। और हमारे अपने लोगों का क्या? स्किल डेवलपमेंट? हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज पर ध्यान देना होगा। हमें डिफेंस सेक्टर की ज़रूरतों के मुताबिक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने होंगे। इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच मजबूत कोलैबोरेशन बनाना होगा ताकि हमें स्किल्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स मिल सके। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ? बिल्कुल, हमें अपनी एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस बढ़ानी होगी। अभी हम छोटे हथियार या प्लेटफॉर्म्स निर्यात कर पा रहे हैं, लेकिन बड़े डील्स हासिल करने के लिए और मेहनत करनी होगी। शायद हमारे सरकारी DPSUs और प्राइवेट कंपनीज मिलकर विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली लगा सकते हैं, जॉइंटली बिड, जिससे सक्सेस रेट बढ़े। इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दें, खासकर छोटे प्लेयर्स के लिए? इनोवेशन को लगातार फॉस्टर करना होगा। खासतौर से जो छोटे उद्यम हैं, SMEs और स्टार्टअप्स हैं, उन्हें डिफेंस सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करने के लिए हमें निरंतर सहायता देनी होगी। उन्हें फंडिंग, मेंटोरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की जरूरत होगी। आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म को और मजबूत करना होगा। एक कमेटी बनी थी, विजय राघवन कमेटी, उसकी सिफारिशों का क्या? हाँ, डॉक्टर विजय राघवन कमेटी ने डिफेंस R&D इकोसिस्टम को रिवैम्प करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं, जैसे PMO के नेतृत्व में एक डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाना, DRDO को मुख्य रूप से कोर रिसर्च और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर रिफोकस करना और डिफेंस R&D में प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया की भूमिका को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना। इन सिफारिशों पर गंभीरता से अमल करने की ज़रूरत है। तो मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि आने वाला दशक भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। हम सिर्फ एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि एक डिफेंस इनोवेटर बन सकते हैं। AI ड्रिवन सिस्टम से लेकर स्पेस और साइबर डिफेंस तक अपार संभावनाएं हैं। अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल करें, अपने R&D इकोसिस्टम को मजबूत करें, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को स्ट्रेटेजिक तरीके से करें और अपने प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को पूरा मौका दें, तो भारत निश्चित रूप से ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात हो रही है, तो अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा पर, जो हाल ही में हुई मिशन सुदर्शन चक्र, और इससे जुड़े कुछ और अहम डेवलपमेंट्स पर भी बात करेंगे। जी, प्रधानमंत्री जी ने 79वें इंडिपेंडेंस डे पर मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। इसका लक्ष्य बताया गया है एक ऐसा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना जो दुश्मन की हवाई घुसपैठ, डिफेंस इन्फिल्ट्रेशंस को नाकाम कर सके और साथ ही हमारी अपनी आक्रामक क्षमताओं, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाए। इसके साथ ही ये भी खबर है कि इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम करने पर जोर दे रही है। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? हाँ, मिशन सुदर्शन चक्र एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पहल है। इसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की निवारक क्षमता, मतलब दुश्मन को हमला करने से रोकना, और आक्रामक क्षमता, दोनों को एक साथ मजबूत करना। अच्छा, डिटरेंट और ऑफेंसिव दोनों? जी हाँ, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, नेशनल सिक्योरिटी शील्ड का विस्तार करेगा, उसे और मजबूत करेगा और मॉडर्नाइज करेगा। ये भारत के प्रस्तावित मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम? हाँ, मतलब सुरक्षा की कई परतें, अलग अलग रेंज और एल्टीट्यूड पर आने वाले खतरों से निपटने के लिए अलग अलग सिस्टम्स होंगे जो एक साथ मिलकर काम करेंगे। सुदर्शन चक्र इसी का एक कोर कंपोनेंट होगा। इसके फीचर्स क्या हैं?
क्या खास है इसमें? इसके फीचर्स काफी प्रभावशाली बताए जा रहे हैं। पहली बात, इसकी एक निर्धारित टाइमलाइन है। 2035 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक, ठीक है। दूसरी बात, ये कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन देगा। मतलब सिर्फ हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे मिलिट्री बेसेस या न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस की ही सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि महत्वपूर्ण सिविलियन और रिलीजियस साइट्स और एसेट्स जैसे बड़े शहर, औद्योगिक केंद्र, अस्पताल, रेलवे नेटवर्क, महत्वपूर्ण मंदिर आदि की भी सुरक्षा करेगा। ये बहुत व्यापक है। हाँ, और ये सिर्फ मिसाइल डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स, साइबर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफगार्ड्स भी इंटीग्रेटेड होंगे। मतलब एक होलिस्टिक सिक्योरिटी अप्रोच है। और ये ऑफेंसिव कैपेबिलिटी वाली बात, टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन। हाँ, ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं होगा। ये दुश्मन के हमले का इंतजार करने के बजाय जरूरत पड़ने पर टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन करने में भी सक्षम होगा। मतलब दुश्मन के लॉन्च पैड या कमांड सेंटर्स को पहले ही न्यूट्रलाइज करने की क्षमता। और सबसे जरूरी बात, क्या ये स्वदेशी होगा? बिल्कुल, जोर इसी बात पर है कि ये पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। भारत में ही रिसर्च्ड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा प्रतीक बनेगा डिफेंस सेक्टर में। इसके और क्या फायदे होंगे? ये हमें एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करने में मदद करेगा, जिससे हमारे जमीनी सैनिकों, ग्राउंड ट्रूप्स को दुश्मन के हवाई हमलों से एक प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा। और उम्मीद है कि इसका एक बहुत मजबूत डिटरेंस इफेक्ट होगा। मतलब इसकी मौजूदगी ही किसी भी संभावित दुश्मन को भारत के खिलाफ कोई भी आक्रामक हवाई कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करेगी। तो ये भारत की डिफेंस पोस्चर को काफी मजबूत करेगा? निश्चित रूप से। और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को बहुत बढ़ावा देगा। आपने शुरू में प्रोजेक्ट कुशा का जिक्र किया था। इंडियन एयरफोर्स उस पर जोर दे रही है। वो क्या है? क्या वो सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा है? प्रोजेक्ट कुशा एक अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्वदेशी पहल है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसका एम क्या है? प्रोजेक्ट कुशा का एम है भारत का अपना लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाना। ये लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली होगी जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, बॉम्बर्स, ड्रोन्स और मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ही मार गिराने में सक्षम होगी। तो ये S-400 जैसा होगा जो हमने रूस से लिया है? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये काफी हद तक इजराइल के आयरन डोम या डेविड स्लिंग और रूस के S-400 सिस्टम की कैपेबिलिटीज जैसा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। उम्मीद है कि ये 2028-2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। क्या ये सुदर्शन चक्र से जुड़ा है? ये सीधे तौर पर मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये निश्चित रूप से उस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनेगा, जिसे सुदर्शन चक्र के तहत बनाने की बात हो रही है। LRSAM सिस्टम उस शील्ड की सबसे बाहरी परत होगी। समझ गया। तो प्रोजेक्ट कुशा उस बड़े विजन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र मिशन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक शक्ति, अब जानते हैं भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, और आधुनिक तकनीकी उत्कृष्टता का एक संगम है। ये दिखाता है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कितना दृढ़ संकल्पित है। इसी एयर डिफेंस की थीम से जुड़ी एक और ताज़ा खबर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। DRDO ने हाल ही में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। ये IADWS क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, IADWS का सफल परीक्षण भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस के सपने को हकीकत बनाने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम मतलब इसमें कई चीजें मिली हुई होंगी? बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका लक्ष्य है सर्वेलेंस, निगरानी सिस्टम्स, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, खतरे की पहचान सिस्टम्स और विभिन्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट करना, ताकि सुरक्षा की कई परतें तैयार की जा सकें। इसमें कई स्वदेशी प्रणालियां शामिल हैं जो मिलकर काम करेंगी। अच्छा, इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? कौन कौन सा सिस्टम्स है इसमें? देखिए, IADWS में कई कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है इंडिजिनस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी QRSAM। QRSAM
ये डीआरडीओ ने बनाया है? जी हाँ, डीआरडीओ द्वारा विकसित ये शॉर्ट रेंज लगभग 5 से 30 किलोमीटर की सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है। इसे खासकर हमारी चलती हुई सेना की टुकड़ियों आर्मर्ड कॉलम्स को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये मोबाइल है? हाँ, ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात होती है और चलते फिरते भी दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स या मिसाइलों को एंगेज करके मार गिरा सकती है। ये बहुत क्विक रिएक्शन देती है। ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट? दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स। VSHROADS। जी, ये किसने बनाया है? इन्हें डीआरडीओ की ही एक लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने विकसित किया है। ये असल में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। मैन पैड्स? Yes. मतलब कंधे पर रखकर दागने वाली मिसाइलें? बिल्कुल, इन्हें सैनिक आसानी से कंधे पर रखकर ऑपरेट कर सकते हैं। इनका काम है बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे खतरों जैसे दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को बहुत कम दूरी पर वेरी शॉर्ट रेंज न्यूट्रलाइज करना। ये हमारी आखिरी डिफेंस लाइन की तरह काम करती हैं। ये तो काफी यूजफुल लगता है। और कोई कंपोनेंट? हाँ, एक और कंपोनेंट है जो भविष्य की तकनीक है, एक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। लेजर वेपन? जी हाँ, इसे सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, जो डीआरडीओ की ही लैब है, वो विकसित कर रहा है। लेजर DEW की खासियत ये है कि ये प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट से लक्ष्य को भेद सकता है। ये एक बहुत ही इंटेंस लेजर बीम का इस्तेमाल करके लक्ष्य को जला सकता है, काट सकता है या डिसेबल कर सकता है। ड्रोन्स जैसे खतरों के खिलाफ ये बहुत प्रभावी हो सकता है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये अब हकीकत बन रहा है और ये सभी अलग-अलग हथियार प्रणालियां QRSAM, VSHORADS, DEW और भविष्य में शायद LRSAM भी, इन सब को एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। अच्छा, एक कमांड सेंटर। हाँ, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL ने विकसित किया है। यही सेंटर सभी सेंसर से आने वाले डेटा को प्रोसेस करता है, खतरे की पहचान करता है, थ्रेट असेसमेंट करता है और फिर ये तय करता है कि किस खतरे को किस हथियार प्रणाली से और कब न्यूट्रलाइज करना है। ये पूरे सिस्टम का दिमाग है जो इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है। तो IIDBOS का सफल परीक्षण मतलब ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, इसका पहला फ्लाइट टेस्ट सफल रहा। ये दिखाता है कि ये सभी कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम हैं। ये भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए एक मील का पत्थर है। एयर डिफेंस के अलावा भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटीज मतलब दूर तक मार करने की क्षमता में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। जी हाँ, और ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC के तहत किया गया। ये SFC क्या है? इसकी क्या भूमिका है? स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड SFC भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। NCA भारत की परमाणु नीति और हथियारों पर अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। SFC का काम है देश के टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल यानी परमाणु हथियारों के भंडार का प्रबंधन और प्रशासन करना। मतलब भारत की परमाणु शक्ति SFC की नियंत्रण में है। हाँ, ऑपरेशनल कंट्रोल SFC के पास है। ये भारत की परमाणु निवारक क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंट को बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण SFC ने किया। अग्नि 5 के बारे में कुछ बताइए। अग्नि 5 मिसाइल भारत की अग्नि सीरीज की सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल SSBM है। मतलब ये जमीन से लॉन्च होकर जमीन पर ही मार करती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन से चलती है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी मारक क्षमता रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में 8000 किलोमीटर तक भी कहा गया है। ये इसे एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM बनाती है। हालांकि कुछ लोग इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की श्रेणी में भी रखते हैं। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने ही विकसित किया है। अग्नि मिसाइलें तो काफी पुरानी है। हाँ, अग्नि मिसाइलें भारत के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का हिस्सा हैं।
ये प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आईजीएमडीपी के तहत 5 तरह की मिसाइलें विकसित की गईं। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज, नाग एंटी टैंक, आकाश सरफेस टू एयर मीडियम रेंज और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी सीरीज अग्नि 1 से अग्नि 5 तक। और अग्नि 5 का सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्यों इतना खास है? अग्नि 5 का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, खासकर जो हालिया परीक्षण हुआ, क्योंकि ये परीक्षण मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी एमआरवी तकनीक के साथ किया गया था। MRV तकनीक, ये क्या होती है? एमआरवी का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल जैसे अग्नि 5 अपने अंदर एक से ज्यादा परमाणु हथियार यानी वॉरहेड्स ले जा सकती है। एक से ज्यादा? हाँ, कई वॉरहेड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी वॉरहेड्स अलग-अलग लक्ष्यों यानी टारगेट्स पर, जो शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर हों एक दूसरे से, उन पर सटीकता से हमला कर सकते हैं। मतलब एक मिसाइल से आप एक साथ कई शहरों या कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बना सकते हैं। ओह, ये तो बहुत पावरफुल कैपेबिलिटी है। बिल्कुल, ये दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में भी ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि एक साथ कई वॉरहेड्स आ रहे होते हैं। अग्नि 5 के सफल एमआरवी परीक्षण के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। इस क्लब में पहले से यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके शामिल थे। ये भारत की निवारक क्षमता, डिटेरेंट कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। आपने SSBM शब्द इस्तेमाल किया, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो लॉन्च की शुरुआती फेज में तो रॉकेट पावर से चलती है, लेकिन उसके बाद वो पावर ऑफ हो जाती है और मिसाइल गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के प्रभाव में एक निर्धारित रास्ते, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पर चलती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। ये एक तरह से फेंके गए पत्थर की तरह होती है, बस बहुत ज्यादा दूरी तक और सटीकता से जाती है। अच्छा। ये परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती हैं। रेंज के आधार पर इन्हें शॉर्ट रेंज 1000 किलोमीटर, मीडियम रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर, इंटरमीडिएट रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर और लॉन्ग रेंज या इंटरकॉन्टिनेंटल 5500 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs में बांटा जाता है। अग्नि 5 IRBM ICBM श्रेणी में आती है। समझ गया। तो ये थी कुछ बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स। चलिए अब अंत में एक द्विपक्षीय अभ्यास, बायलैटरल एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, जो हाल ही में खबरों में था, SLNX। जी, SLNX। ये क्या है? SLNX का मतलब है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। हाल ही में हुआ ये? हाँ, हाल ही में इसका 12वां संस्करण SLNX-25 श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, INS रना जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और INS ज्योति जो एक फ्लीट टैंकर सहायक जहाज है। ये कब से हो रहा है? ये अभ्यास 2005 में शुरू हुआ था और तब से लगभग हर साल होता है। इसका मकसद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी मिलकर काम करने की क्षमता और आपसी समझ को बढ़ाना है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग, मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। तो पड़ोसियों के साथ ऐसे अभ्यास भी जरूरी हैं। बिल्कुल, डिफेंस डिप्लोमेसी का ये एक अहम हिस्सा है। तो आज हमने भारत की सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। शुरुआत की हमने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन और अवैध आप्रवासन की जटिल चुनौती से। फिर हमने देखा कि कैसे डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका के साथ, और उसकी चुनौतियों पर भी बात की। जी हाँ। और अंत में हमने भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में हो रही महत्वपूर्ण प्रगति को समझा। मिशन सुदर्शन चक्र, प्रोजेक्ट कुशा, IADWS के परीक्षण और साथ ही स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी में अग्नि 5 और मिर्फ तकनीक की उपलब्धि पर भी बात की और SLNX अभ्यास का भी जिक्र किया। हाँ, ये सभी विषय UPSC, SSC और स्टेट PSC एस्पिरेंट्स के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी का टॉपिक सिलेबस का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखने पर यह तो स्पष्ट होता है कि भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों के प्रति कितना सजग है और उनसे निपटने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी अपना रहा है, चाहे वो बॉर्डर मैनेजमेंट हो, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन हो या फिर कटिंग एज मिसाइल सिस्टम्स का विकास। सही कहा आपने, एक निरंतर प्रयास दिख रहा है। हाँ,
लेकिन एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे लिसनर्स भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, सुरक्षा के खतरे भी तो नए रूप ले रहे हैं। साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ड्रोन स्वॉर्म्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। क्या हमारी वर्तमान रणनीति, हमारी नीतियां और हमारे विकास की गति इन भविष्य की फ्यूचर चैलेंजेस से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचने और अपनी तैयारी को आंकते रहने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बिंदु उठाया आपने। फ्यूचर रेडीनेस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।